माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको हम सब सुनना चाहते हैं, अविलंब उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि हम उन्हें सुने और जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिल्ली नगर निगम चुनाव की इस संत नगर और मुकुंदपुर वार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं और संत नगर वार्ड से हमारी बहन, जिसको अभी आप सब लोग यहाँ से सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भी और बहुत सीधे शब्दों में आप सबके सामने अपनी बात रखी। संत नगर वार्ड से प्रत्याशी बहन रेखा रावत जी और मुकुंदपुर वार्ड से हमारे बहुत ही सहज सरल प्रत्याशी भाई गुलाब सिंह राठौर जी, अभी उत्तराखंड से हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता जो हर समय हर चुनाव में दिल्ली और यहाँ समन्वय करते हैं, आदरणीय विनय रोहेला जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय मोहन गोयल जी, मंडल अध्यक्ष राजन त्रिपाठी जी, जिला महामंत्री श्री संजय त्यागी जी, कस्तूरबा ब्लोटी जी, हमारे भाई गौरव तारी जी, यहाँ के पूरे जो है वो मिलते हैं, हमारे बचपन के साथी हैं, बहुत पुराने, और किसान मोर्चा के सत्येंद्र त्यागी जी, राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी, हमारे दीप चंद्र पाठक जी, श्री संजीव जी, गोपाल मिश्रा जी, डॉक्टर सुमन शर्मा जी, जिला संचालक माननीय जिला देवेंद्र जोशी जी, एवं यहाँ पर इस सभा में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो यहाँ पहुँचने पर हमारे सभी युवा भाइयों ने, हमारी माताओं ने, बहनों ने यहाँ पर मेरा बहुत ही जोरदार तरीके से मेरा स्वागत किया। आप सब लोगों ने, मैं भी आपको देवभूमि उत्तराखंड से मैं आया हूँ, वहाँ का मुख्य सेवक होने के नाते देवभूमि के सभी लोगों की तरफ से आपको हमारे संत नगर, मुकुंद नगर, इस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र जहाँ मैं बहुत बार पहले भी आया हूँ, बहुत सारे चुनाव में जब त्यागी जी खड़े हुए थे, हमारे श्री कृष्ण त्यागी जी, उस समय के चुनाव में भी मैं यहाँ पर चुनाव प्रचार में आया था। आप सब लोगों से, बहुत सारे लोगों से तब भी भेंट हुई थी। यहाँ पर इस सभा में उपस्थित सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं होगा। ये चुनाव बहुत बड़ा इस दिल्ली का भाग्य तय करने वाला है। और इस चुनाव से जहां एक तरफ ऐसे लोग हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे, अभी हमी रेखा जी बोल रही थी, एक तरफ वो लोग हैं जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में केवल और केवल काम करना चाहते हैं, दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने केवल झूठ बोला है, जिन्होंने केवल फरेब किया है और लोगों को केवल भरमाने का काम किया है। एक भ्रमजाल उनका बना हुआ है। ये दिल्ली का चुनाव उनके भ्रमजाल को तोड़ने का चुनाव है। भाइयों बहनों, मैं अभी आज यहां आने से पहले एक बहुत बड़े
टेलीविजन के कार्यक्रम में गया हुआ था। वहां लोग मुझे पूछ रहे थे कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है डबल इंजन के कारण से। मैंने कहा निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है और हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। आने वाले समय में आप सब लोग जितने दिल्ली में रहने वाले हैं, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, वो दिल्ली से देहरादून जाते ही रहते हैं, उत्तराखंड जाते ही रहते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के होंगे, जो दिल्ली के होंगे या किसी और राज्य से आकर दिल्ली में रह रहे होंगे या दिल्ली के ही रहने वाले होंगे, वो अगर हम उत्तराखंड जाएंगे तो वो हवाई यात्रा नहीं करेंगे, वो हवाई जहाज से नहीं आएंगे। जो बड़े लोग हैं वो भी, जो केवल हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, वह भी आने वाले समय में सड़क से ही जाना चाहेंगे। जानते हैं क्यों? अगर हम हवाई जहाज की दिल्ली से देहरादून की यात्रा करेंगे, गुलाब भाई, रेखा बहन, अब तो हवाई जहाज का भी टिकट मोदी जी के समय में कम हो गया है, लेकिन फिर भी वो लोग सब लोग रोड से ही जाना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली से देहरादून जाने की जो दूरी है वो केवल पता कितनी देर में तय हो जाएगी। यहां से देहरादून आप लोग केवल 2 घंटे में पहुंच जाओगे, एलिवेटेड रोड हो जाएगी। यह है डबल इंजन का कमाल। केदारनाथ भगवान पर आप सब लोगों की आस्था है। बाबा केदार में 2013 में आपदा आ गई, बड़ी आपदा आ गई और पूरा परिसर जो है वह क्षतिग्रस्त हो गया। जानते हैं, बाबा केदार ने उस परिसर को बनाने का काम भी किसी और को नहीं सौंपा। उन्होंने इस काम के लिए भी किसी को चुना, तो अपने परम भक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना। आज केदार भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। 4 धाम जाने के लिए पहले ऋषिकेश से अगर यात्रा शुरू करते थे लोग, तो उनको 3 दिन 4 दिन लग जाते थे बद्रीनाथ पहुंचने में। आज ये दूरी केवल 6 घंटे 7 घंटे में पूरी की जाती है। यह है डबल इंजन की सरकार। इसी प्रकार से आने वाले समय में केदारनाथ जो लोग जाते हैं, पैदल जाते हैं, बड़ी कठिन यात्रा होती है। वह कठिन यात्रा भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से बहुत सरल होने वाली है। और वहां केबल कार लिफ्ट योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने इस बार कर दिया है। गौरी कुंड से लेकर केदारनाथ तक आप सब लोग जो भी यात्रा करना चाहेंगे, केवल भारतवर्ष के लोग ही नहीं, भगवान केदारनाथ जी पर पूरे विश्व की आस्था है। और वह सब लोग केबल कार से जा पाएंगे, लिफ्ट से जा पाएंगे। इसी प्रकार से बाबा बद्री विशाल का परिसर, वहां पर भी एक नया मास्टर प्लान बन रहा है। अब आप जाएंगे तो आने वाले समय में पूरा आपको व्यवस्थित मिलेगा, व्यवस्थित कहीं पार्किंग मिलेगी, कहीं रास्ता मिलेगा, लाइन में ठीक से जाने के लिए, खड़े होने के लिए स्थान मिलेगा। अगर बच्चे कुछ देखना चाहेंगे तो बच्चों के लिए भी बनेगा। यह है डबल इंजन। और इतना ही नहीं, जहां बाबा केदार का पुनर्निर्माण हो रहा है, वहां लिफ्ट लगाई जा रही है, वहां बद्री विशाल में मास्टर प्लान लगाया जा रहा है। और वहीं हेमकुंड साहब में, जो हमारे सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थलों में से एक स्थल है, वहां हेमकुंड साहब जाने के लिए, जहां 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा 3 दिन 4 दिन 5 दिन में पैदल पूरी होती थी, और जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे उनके लिए तो बहुत ही कठिन यात्रा थी। वह कठिन यात्रा भी अब कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां भी लिफ्ट की परियोजना का शिलान्यास कर दिया है, गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहब। तो मेरे से लोग पूछ रहे थे कि डबल इंजन क्या होता है। भाइयों बहनों, डबल इंजन ये होता है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसी प्रकार से मोदी जी जो यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों के लिए काम करना चाहते हैं, यहाँ के रिक्शे वालों के लिए काम करना चाहते हैं, टेम्पो वालों के लिए काम करना चाहते हैं, टैक्सी वालों के लिए काम करना चाहते हैं, जो हमारे गरीब मजदूर हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं,
वो काम बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो वहां से पैसा भेजें तो सीधे उनके पास पहुंचना चाहिए। वो पैसा तभी पहुंचेगा, वो पैसा तभी पहुंचेगा। अभी जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे कि आयुष्मान योजना यहाँ लागू नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं हो रही है। आज उत्तराखंड के अंदर 6 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना से अपना इलाज करवाया है। 6 लाख लोगों ने, जिसमें 5 लाख रुपए की प्रत्येक व्यक्ति के लिए गारंटी है। ये योजना वहां ठीक से काम कर रही है। हर किसी बहन को गैस का सिलेंडर देने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। हर किसी को शौचालय देने का काम किया तो उन्होंने किया है। अभी अभी कोरोना महामारी गई है हमारे बीच में से। जब कोरोना महामारी आई थी तो कोरोना महामारी के समय में पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत के अंदर ये कोरोना आ जाएगा तो क्या होगा, कैसे व्यवस्थित होगा कोरोना। क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई छोटा सा त्योहार होता है, कोई नामकरण होता है, कोई जन्मदिन होता है, कोई मंगनी होती है, कोई व्यवहारिक कार्यक्रम होता है, तो छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी 100-200 लोग जुटना सामान्य सी बात है। ऐसे समय में कोरोना भारत में फैलेगा तो ये व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। पूरा भारत पूरे विश्व के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने भी अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार की शंका जाहिर करी। भाइयों बहनों, ऐसे कठिन समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किया वो तो किया ही किया। एक घर के माता पिता की तरह, एक अभिभावक की तरह पूरे देशवासियों की चिंता का काम उन्होंने किया। और हम सब सोच रहे थे, लोग सोच रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन कैसे आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि हमने पोलियो भी देखा। एक समय देश में जो सरकार होती थी उस समय हमारे बड़े बुजुर्ग बताते कि पोलियो का, आप तो नहीं रहे हो, जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं, पोलियो के समय में 1.5 दशक लग गया, यानी 15 साल लग गए और पोलियो की वैक्सीन नहीं आ पाई। लोगों ने सोचा अरे ये वैक्सीन कोरोना की अगर 15 साल में आएगी तो क्या हाल हो जाएगा भारत का। अगर 15 साल में वैक्सीन आती तो भाइयों बहनों, क्या हम लोग ये रेखा बहन के लिए यहाँ पर आप सबके बीच में सभा कर रहे होते, या हमारे गुलाब भाई के लिए यहाँ सभा कर रहे होते? बताइए, आप लोग आए होते यहाँ पर? कोई अरे हाथ उठा के बताइए ना, आधे नहीं आए होते, कोई नहीं आता। भाइयों बहनों, ऐसे कठिन समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां पूरे देश को व्यवस्थित करने का काम किया, वहीं देश के वैज्ञानिकों के साथ नेतृत्व करते हुए 1 साल के अंदर ही 1 नहीं 2 कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम भारत की सरकार ने किया। इतना ही नहीं, कुछ लोग आज फ्री की रेवड़ियों की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, धोखा करते हैं। वही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कठिन समय देश के अंदर आया तो एक वैक्सीन बिना किसी पैसे की लगाई गई, सबको निःशुल्क लगी है ना? हाँ बोलो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको वैक्सीन लगी है क्या? कोई ऐसा तो नहीं जिसको वैक्सीन नहीं लगी? दूसरा कलर में एक वैक्सीन निःशुल्क लगाई गई, दूसरी वैक्सीन निःशुल्क लगाई गई और तीसरी वैक्सीन भी निःशुल्क लगाई गई। आधा घंटा मैक्सिमम। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, जहां वैक्सीन निःशुल्क लगाने का काम हुआ वहीं ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी भाई बहन थे जिनकी छोटी दुकान थी, मजदूरी करते थे, रिक्शा चलाते थे, टैक्सी चलाते थे, कहीं मजदूरी करते थे, मनरेगा में काम करते थे, उनका काम बंद हो गया तो उनके घर का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए, ये मोदी जी ने तय किया। और सभी के लिए 5 किलो अनाज की व्यवस्था प्रत्येक यूनिट से किया। और भाइयों बहनों, वो योजना आज तक भी चल रही है, आज तक भी चल रही है, पूरे उत्तराखंड के अंदर चल रही है। मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ। उत्तराखंड के अंदर 60 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। पूरे देश भर में 80 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस प्रकार से हर दुख सुख के समय में
हर दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं। आज हर घर में नल से जल पहुंचे, जल जीवन मिशन देश के अंदर चलाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों यही दिल्ली के अंदर एनसीडी में 3024 मकानों की चाबियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। और हमारी पार्टी ने यह भी तय किया है कि हर किसी को मकान देने का काम करेंगे। और दूसरी तरफ कभी अन्ना हजारे जी को धोखा देने का काम, कभी दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम। जो शिक्षा मंत्री हैं वो शिक्षा देने का काम नहीं कर रहे हैं, वह लोगों को शराब बांटने का काम कर रहे हैं। उनको शराब मंत्री बनकर जो है जगह जगह छोटे छोटे चौके खुलवाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये समय हमारा बड़ा महत्वपूर्ण समय। ऐसे समय में हम सब लोगों ने तय करना है। पिछले 8 सालों में भारत का दुनिया के अंदर मान बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। आज भारत दुनिया के देशों के सामने उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। 2014 से पहले का भारत एक दब्बू भारत, एक पिछलग्गू भारत, अपने हितों की बात भी न कर सकने वाला भारत। और आज जो मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ। अभी रूस यूक्रेन युद्ध के समय में जहां भारत के बच्चे, हमारे बेटे बेटियां उस देश से बाहर आने के लिए कंधे में भारत का झंडा लेकर चल रहे थे और सुरक्षित बाहर आ रहे थे, वहीं ऐसे देश भी हैं जो हमको रात दिन पूछते रहते हैं, पानी पी पी कर हमारे बारे में गलत सोचते रहते हैं। ऐसे देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए अपने कंधे में भारत का तिरंगा लेना पड़ रहा था। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। आज मैं आप सबके बीच में आया हूं कि हमारी रेखा बहन जो बहुत ही सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में, और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जहां यह देखकर प्रत्याशी तय नहीं किया जाता है कि इसकी सामर्थ्य कितनी है। सामर्थ्य यह देखी जाती है कि काम करने का संकल्प कितना है, काम करने की इच्छा कितनी है, लगन कितनी है, लोग उनकी सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकती है। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती है। भाइयों बहनों, अभी प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के अंतिम गांव में आए थे। देश का अंतिम गांव कहा जाता था माणा गांव, जहां से चीन की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने मैंने जब अपनी बात रखी, मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सब कहते हैं कि ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये भारत का पहला गांव है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नहीं, अब सीमांत के हमारे जितने भी गांव हैं, जो भी सीमा पर लगे हुए गांव हैं, वो सारे के सारे गांव अब अंतिम गांव नहीं बल्कि अब पहले गांव कहे जाएंगे। उसी प्रकार से हमारी बहन रेखा जो एक ऐसे वर्ग से आती है, ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जहां से भारत शुरू होता है, यानी कि अंतिम व्यक्ति पर खड़े हुए व्यक्तियों का, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने का काम करती हैं। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करने आया और मैं आश्वस्त हूं यहाँ पर आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देखकर, आप सबका जोश देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे दोनों ही वार्डों में यहाँ पर कमल खिलने वाला है। और जिस दिन 4 तारीख को मतदान होना है, 4 तारीख को मतदान होना, प्रातःकाल आप लोग उठ जाइए और उठते ही कमल के फूल वाला बटन दबाना शुरू कर दीजिए। दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए और तब तक दबाते रहिए जब तक शाम हो जाएगी। एक से सबसे दबाइए, दबाते दबाते वो बटन ही अंदर चला जाए। और
इसका रिजल्ट आएगा 7 तारीख को। मैं 7 तारीख को 7 दिसंबर को मैं भी टेलीविजन पर देख रहा हूँगा, सब लोग देख रहे होंगे। कहीं रिजल्ट अगर 11 बजे आना है, 12 बजे आना है, कितने बजे तक रिजल्ट पूरा होगा? आप लोग 10 बजे ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देना एक तरफा। और मैं वहां से ही आप सब लोगों को बधाई दूं। और भाइयों बहनों, आप सबसे मैं यही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग हमारे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और भारी बहुमत से एक तरफा हमारे बहन रेखा रावत जी को और भाई गुलाब सिंह जी को, दोनों ही लोगों को अपना आशीर्वाद देंगे, अपना मत देंगे, समर्थन देंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।